बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ मुश्ताक अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लेक्चरर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं थ्रू आउट सिलेबस की, सब्जेक्टिव पार्ट की भी, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसके ऑब्जेक्टिव जो MCQs हैं इंपॉर्टेंट PPSC के हवाले से उनकी भी प्रिपरेशन करेंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है इस सीरीज़ का। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर के अंदर हमने काइनेमैटिक्स को बेसिकली स्टडी करना है, या आप कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशनल के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। काइनेमैटिक्स आपको पता है कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन उसके कॉज की डिटेल्स के अंदर नहीं जाते। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोशन विदाउट कॉज अगर आप स्टडी कर रहे हों तो उस ब्रांच को, फिज़िक्स की उस फील्ड को हम काइनेमैटिक्स का नाम देते हैं, और इसके अंदर जो फोर्स होती है ये एक्सक्लूडेड होती है, शामिल नहीं होती। ज़ाहिर है कि मोशन जो होती है वो ऑब्वियसली किसी न किसी फ़ोर्स की वजह से होगी, लेकिन हम काइनेमैटिक्स के अंदर फ़ोर्स को डिस्कस नहीं करते कि कौन सी फ़ोर्स ने वो मोशन स्टार्ट करवाई या किसी मोशन को उसने स्टॉप करवाया। तो काइनेमैटिक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन आती है। रेस्ट बेसिकली बॉडी की उस स्टेट को कहते हैं जिसमें उसकी पोजीशन के अंदर हमें किसी किस्म का चेंज नज़र नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, टाइम गुज़र रहा है लेकिन टाइम के गुज़रने के साथ साथ उस बुक की पोजीशन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये रेस्ट का कंसेप्ट है। इसी तरीके से जो मोशन होती है, मोशन ऑब्वियसली बॉडी की वो स्टेट है जिसके अंदर उसकी पोजीशन में हमें चेंज नज़र आता है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। और इसकी आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो लिखी है कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, ट्रेन आ रही है और उसकी पोजीशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है, तो इस स्टेट को, बॉडी की स्टेट को हम मोशन की स्टेट कहते हैं। अब ये जो हमारी रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट होता है, ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली रिलेटिव कंसेप्ट है। आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि एक टाइम में जो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे लग रहा हो कि वो रेस्ट के ऊपर है लेकिन वो मोशन, किसी दूसरे बंदे के लिए वो मोशन में हो। जैसे छोटी क्लासेस के अंदर हमें एग्जांपल दी जाती है कि बस के अंदर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट से तो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन बाहर जो बंदा बैठा हुआ है, ये जा रहा है, उसको ये लग रहा है कि वो भी मूव कर रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस के अंदर हमने पोजीशन को डिस्कस किया है। तो मोशन इन वन डायमेंशनल को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दो फैक्टर्स की बेस के ऊपर। एक कि उसका ऑब्जर्वर से उस पॉइंट का, जिसकी पोजीशन की आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्वर से कितना डिस्टेंस है। दूसरा, उसकी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है पॉइंट ओ के ऊपर और आपने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं, एक्स एक्सिस ले लिया है, यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया है। ये वो पॉइंट है ए जिसकी पोजीशन की आप बात कर रहे हैं। अब इसकी जो पोजीशन है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दो फैक्टर्स के ऊपर कि ऑब्जर्वर से इसका कितना डिस्टेंस है, दूसरा ऑब्जर्वर के लिहाज से इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, या किसी भी किस्म की ये जो इसकी हो सकती है डायरेक्शन। तो इस चीज़ को हम पोजीशन कहते हैं। तो ये काइनेमैटिक्स के अंदर बेसिकली तीन ऐसे डेफिनेशंस हैं जो कि हमारा कंसेप्ट बिल्ड करती हैं डिस्कशन करने से पहले। देन हम डिस्कस करते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कौन सी मोशन होती है। ऐसी मोशन जो कि सिर्फ वन डायमेंशनल हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जस्ट सीधी लाइन की जो मोशन है, यानी कि सिर्फ एक एक्सेस की मोशन है, उस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और यही हमारा जो लेक्चर 3 है इसी के ऊपर घूम रहा है, इसी को कवर करेगा। सबसे पहले डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आप किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ की बात करते हैं, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो। और इसका जो यूनिट है वो मीटर है और इसकी जो डायमेंशन है आप निकाल सकते हैं वो एल के साथ निकाल सकते हैं। ये बॉडी के डिस्टेंस के मुतालिक जो बेसिक हमारा यानी कि कंसेप्ट है वो ये है कि जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल लेंथ जो होती है पाथ की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं।
देन उसके बाद ये है कि ये जो आपका डिस्टेंस है, इसके यूनिट्स की हमने बात कर ली, इसकी डायमेंशंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो इसकी रिवायती डेफिनेशन होती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ बॉडी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बॉडी है, उसका इनिशियली ये उसका यहाँ पे पोजीशन है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो उसके अंदर चेंज आया है, उस चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस चेंज को हम एक वेक्टर क्वांटिटी से डिस्क्राइब करते हैं और उस वेक्टर को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं और उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसका भी मीटर होता है और जो डायमेंशन है वो इसकी भी एल ही होती हैं, जो कि डिस्टेंस की डायमेंशन है। अब एमसीक्यूज़ के हवाले से इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको क्लियर करना आपका बड़ा ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज़ ग्रेटर होता है या किसी एक कंडीशन में जाकर ये इक्वल आता है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के। और वो जो कंडीशन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो देन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ सकता है। अदरवाइज अगर बॉडी इस तरीके की कंडीशन में मूव नहीं कर रही तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। और ये किस केस में ज़ीरो हो सकता है? यहाँ पे देखें, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो कि यहाँ बॉडी ए से स्टार्ट करे और फिर वापस ए के ऊपर आ जाए, इन दैट केस अगर हम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तो सिर्फ आंसर आएगा हमारे पास। हैंस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा अगर बॉडी कंप्लीट सर्कल जो है वो कंप्लीट करती है। और इसका जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली, क्योंकि पाथ एक्चुअल पाथ तो उसने कवर किया है, दैट इज़ द रीज़न कि वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं लेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसकी सिंगल वैल्यू होती है, जबकि जो डिस्टेंस है इसकी डिपेंडिंग अपॉन द सर्टन कंडीशन मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम डिसेलरेशन की बात करते हैं, जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाती है तो वहाँ पे जैसे हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिक्रीज़ करवाते हैं, वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है उसके अंदर डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है उसके अंदर कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हमने वही एग्जांपल ली है कि अगर बॉडी, फॉर एग्जांपल एक सर्कल के ऊपर एक बॉडी है और वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रही है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जितना चेंज आया है वही होगा। तो अगर सर्कल है तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो हमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में गई है, तो ये जो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसको आप डायमीटर बोलते हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा यो इन दैट केस वो डायमीटर के इक्वल आएगा इस सर्कल में। अब अगर बॉडी एक इस तरीके का पाथ कवर कर रही है, ए से स्टार्ट किया, बी पे गई, सी पे गई, डी पे गई, देन ए पे के ऊपर आ गई है, इन दैट केस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो तो कंप्लीट लेंथ होगी जो उसने ट्रैवल किया है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो ज़ीरो होगा, क्योंकि बॉडी उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ गई है जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की थी। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हम पहले कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन वो कंडीशन है जिसमें बॉडी का डिस्टेंस और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल आता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, स्पीड की तरफ आते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमें स्पीड की मिलती है। स्पीड कहते हैं कि बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हमारे पास, चेंज इन डिस्टेंस, सॉरी हम इसको कहेंगे ds/dt, ये स्पीड होता है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। और ये इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और इसकी जो डायमेंशन है वो आपके सामने दी गई हैं। तो स्पीड में जैसा आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। अब स्पीड की कुछ टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, कि अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है एक किसी भी पाथ के ऊपर, और अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हम उसके जो हैं वो पैचेस बना लें, स्मॉल स्मॉल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के पैचेस बना ली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हर एक जो पैच है ये 5 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस 5 सेकंड के अंदर जो बॉडी के डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है, अगर वो हर 5 सेकंड में एक जैसा चेंज हो, मतलब हर 5 सेकंड में हम कहते हैं कि बॉडी ने 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इन दैट केस जो बॉडी की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है,
बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और आप इसका फार्मूला भी बना सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है यानी कि पहले पैच के लिए है वही स्पीड दूसरे पैच के लिए है। तो ये जो कंसेप्ट है ये यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी स्पीड है जिसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब ये है कि लेट्स से इन 5 सेकंड में तो बॉडी ने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी है, लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड में बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की बजाय 5 मीटर पर सेकंड पे चली जाती है। इन दैट केस आपकी जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपकी बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो किसी ख़ास लम्हे के दौरान, किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के दौरान अगर आप बॉडी की स्पीड को देख रहे हो कि उस इंस्टेंट में, पर्टिकुलर इंस्टेंट में जाके बॉडी की स्पीड कितनी थी ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन, उस कंसेप्ट को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इसमें हम लिमिट लगाते हैं कि जो डेल्टा टी होता है ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, इन्फेंटेसिमल किस्म का हम ये चेंज लेते हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो हमारा कंसेप्ट है उसके अंदर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की हमने बात की है। और जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर हम बॉडी को लिमिट को अप्रोच करवाते हैं वेरी स्मॉल। ये हमारा स्पीड का कंसेप्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, लेक्चर में आगे की तरफ जाते हैं। एक और स्पीड की टाइप होती है जिसको आप कहते हैं एवरेज स्पीड, कि बॉडी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है ड्यूरिंग इट्स टोटल कोर्स ऑफ डिस्टेंस, जो उसने जितनी भी मोशन की एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड ये होती है कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जितना भी टाइम है आपके पास है जिसके अंदर बॉडी एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। अब इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 मिनट्स हैं, इन 10 मिनट्स में बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, अगर हम इनकी रेशो निकाल लें तो वो बॉडी की एवरेज स्पीड हो जाती है। मतलब क्या है कि हम एवरेज स्पीड का फार्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बॉडी ने उसके लिए कितना टाइम लिया है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो स्पीड की हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगी उस टाइप को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अब सम टाइम ये भी होता है कि एक पार्टिकल डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल v1 से मूव कर रहा है, v2 से मूव कर रहा है, v3 से मूव कर रहा है, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं। t1 के अंदर यानी कि वो v1 से गया, t2 के अंदर वो v2 से गया, t3 के अंदर वो v3 के साथ गया। तो इन दैट केस जो हम बॉडी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि बॉडी की जो एवरेज स्पीड होती है, अब हमें पता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स थे, t1 था, t2 था, t3 था, और उस दौरान की जो उसकी स्पीड थी वो भी यूनिफॉर्म स्पीड जो थी v1 v2 v3 वो भी चेंज थी। तो इसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो वही लगेगा कि आपने पहले टाइम के अंदर कितनी स्पीड पकड़ी, फिर आपने नेक्स्ट टाइम में बॉडी ने कितनी यूनिफॉर्म स्पीड थी, थर्ड टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, एंड सो ऑन। और इसको हम डिवाइड कर देंगे सारे जो टाइम आपने इंटरवल्स बनाए हुए इनके साथ। तो एक फार्मूला वी एवरेज का न्यूमेरिकल्स के अंदर हम यूँ लगा सकते हैं जब बॉडी का टोटल डिस्टेंस को हमने टोटल टाइम के साथ डिवाइड करवाना है। लेकिन अगर ये सूरत हाल ना हो, सूरत हाल ये हो कि पार्टिकल जो है या बॉडी जो है ये डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के अंदर मूव कर रही है, तो फिर हम ये वाला वी एवरेज का फार्मूला लगाएंगे और इस तरीके से हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। एक और कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मोशन अगर आपका जो डिस्टेंस है s है ये S1 के इक्वल भी है और S2 के इक्वल भी है। मसलन एक बॉडी यहाँ से मोशन स्टार्ट करती है, यहाँ तक जाती है, हम कहते हैं 10 मीटर बॉडी इस साइड पे गई और 10 मीटर बॉडी वापस आ गई। जितना डिस्टेंस बॉडी ने इस साइड पर ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस की बॉडी ने इस साइड के ऊपर ट्रैवल किया। इस तरीके के MCQs भी आते हैं पेपर में। तो इस कंडीशन में अगर आपने वी एवरेज निकालनी होगी तो उस वी एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यानी जाते हुए बॉडी की स्पीड कितनी थी, आते हुए बॉडी की स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस को गायब कर दिया हमने। क्यों किया?
क्योंकि हम ये वो फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, वो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस s1 जो है वो s2 के इक्वल आ रहा था। इस केस के अंदर जो एवरेज स्पीड का फार्मूला आएगा वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। यहीं पे हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आता है आपके पास तो हमें समझ नहीं आती कि हमने ये लगाना है या ये लगाना है। तो यह इस चीज़ का आप ख्याल करेंगे कि अगर डिस्टेंस जाते हुए बॉडी का और आते हुए बॉडी का डिस्टेंस सेम है तो वहाँ पे जो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है वो आपने इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करनी है। ये फार्मूला आपको उसकी कैलकुलेशंस के अंदर हेल्पफुल होगा। तो ये हमने देखा कि स्पीड यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब हम स्पीड से मूव करते हैं वेलोसिटी की तरफ। अब वेलोसिटी हमें पता है कि स्केलर नहीं है बल्कि वेलोसिटी एक वेक्टर का कंसेप्ट है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आता है उस चेंज को हम वेलोसिटी कहते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम। इस चीज़ को हम बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो वही यूनिट है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो L/-1 होती हैं, ठीक है। अब आप इसकी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कन्वर्जन भी कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताई थी ये बात। इसकी डायमेंशंस हमारे पास भी निकल सकती हैं उस हिसाब से। अब वेलोसिटी की भी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो कि स्पीड का कंसेप्ट है, बस जस्ट चेंज आपका फिर वेक्टर क्वांटिटी का होगा। सॉरी, स्पीड लिख रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर एक बॉडी मूव कर रही है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसका चेंज आ रहा है, उसने एक टाइम इंटरवल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रही है और उसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? यानी अगर उस मोशन के दौरान बॉडी जब मूव कर रही थी, हम अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम डिवाइड कर लें, 2-2 सेकेंड के या 5-5 सेकेंड के या 6-6 सेकेंड के, और उस दौरान जो टाइम रेट ऑफ चेंज हो डिस्प्लेसमेंट का वो सेम आ रहा हो, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड है, इन दैट केस जो आपकी वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। और हम ये कह सकते हैं कि v1 यानी वेलोसिटी एट फर्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू वेलोसिटी एट सेकेंड इंटरवल। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसी तरीके से जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि हम बॉडी को मोशन के दौरान डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम ले लेंगे, और उन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में हम ये देखेंगे कि आया बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो एक जैसी थी या नहीं थी। अब ये हमने एक इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और हमने कहा कि सारे इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, कोई चेंज नहीं है। 5 सेकेंड का ये है, 5 सेकेंड का ये है, 5 सेकेंड का ये है। लेकिन हर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वो चेंज मिल रही है। लेट्स से पहले में हमें मिल रही है 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में बॉडी चली गई है 5 मीटर पर सेकेंड पे, नेक्स्ट पे 7 मीटर पर सेकेंड पे। इन दैट केस जो वेलोसिटी हमें मिल रही है फर्स्ट इंटरवल में नॉट इक्वल टू वेलोसिटी इन सेकेंड इंटरवल, नॉट इक्वल टू वेलोसिटी इन थर्ड इंटरवल। तो ये जो हमारा कंसेप्ट होगा ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट होगा, जिसमें बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। देन आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, वैसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखते हैं कि वो क्या होती है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर आप किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट में, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम वी इंस्टेंटेनियस कहते हैं, लम्हाती वेलोसिटी उर्दू में कभी अगर आपने पढ़ा हो। और ये टाइम इंटरवल जो है आपका इतना छोटा होना चाहिए कि ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू ज़ीरो, डेल डी ओवर डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की गिवन इंस्टेंट के ऊपर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। और यहाँ पे आप इसकी बॉडी की जो है वो स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हम जो बॉडी के जो
पोजीशन टाइम ग्राफ हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखा और वेलोसिटी के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया। अब जैसे स्पीड एवरेज हो सकती है, बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड की बात की, बिल्कुल वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि जो टोटल चेंज आ रहा है मोशन में, इन डिस्प्लेसमेंट में ड्यूरिंग अ मोशन, उसको अगर आप टोटल टाइम टेकन पर डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के साइन के ऊपर, कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लिया या उसका साइन चेंज कर दिया तो फिर एवरेज वेलोसिटी की जो साइन है उसका वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो उस वक्त होगी अगर डिस्प्लेसमेंट इंटायर जर्नी में ज़ीरो है। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऑब्वियसली किसी किस्म का चेंज नहीं है, तो वी नो दैट कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है वहाँ पे तो बॉडी में एवरेज वेलोसिटी कहाँ से आएगी। तो ये एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एवरेज स्पीड की मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पाथ और मोशन, जबकि एवरेज वेलोसिटी हमेशा सिंगल वैल्यूड होती है, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकती या ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकती एवरेज स्पीड, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है ये ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मॉड्यूलस होती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आती है, यानी कि जितना आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही आपका मैग्नीट्यूड जो है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होगा। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं हमारे इसकी एक्सेलरेशन के हवाले से कि एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आप लोग अक्सर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉडी की जो वेलोसिटी के अंदर डीवी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, उस चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, चूँकि वेलोसिटी में चेंज की बात कर रहे हैं इसलिए जो हमारा एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो यूनिट्स हैं इसके वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, और जो इसकी डायमेंशन है वो LT-2 है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। एक्सेलरेशन की भी, अच्छा, इन यूनिट्स को आप CGS सिस्टम में और डिफरेंट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये क्या होता है, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखा, सेम वही कंसेप्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि अगर आप मोशन में बॉडी जब मूव कर रही हो तो उसकी मोशन में आप टाइम इंटरवल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लें, सेम टाइम इंटरवल्स कुछ सेकंड्स के हों, और उन सेम टाइम इंटरवल्स के अंदर अगर डायरेक्शन भी सेम रहे मोशन के दौरान और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड जो आ रही है एक्सेलरेशन की वो भी सेम रहे, तो हम उसको, उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी अगर आपने पहला टाइम इंटरवल लिया, उस दौरान आपने चेंज देखा वेलोसिटी में, और फिर दूसरा टाइम इंटरवल जो कि पहले टाइम इंटरवल के बराबर ही था उसमें देखा और दोनों सेम आ गए, तो फिर ये आपका जो एक्सेलरेशन होगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी सेम एक्सेलरेशन नहीं उसका आ रहा तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ए जो आपका है वो A2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फिर हम देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड देखी, एवरेज वेलोसिटी देखी, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। कंप्लीट जब बॉडी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दौरान, तो अगर आप टोटल उसकी जो बॉडी की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को अगर आप डिवाइड कर दें टोटल टाइम टेकन के ऊपर, ये टाइम जो है ये टोटल टेकन, यानी कोई आपने इंटरवल नहीं की देखे, स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड नहीं किया, बल्कि टोटल देखा है, तो ये जो आपका एक्सेलरेशन होगा ये एवरेज होगा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फिर एंड वाला जो हमारा कंसेप्ट आ जाता है वो इंस्टेंटेनियस का है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अगर हम किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर
वेलोसिटी को देख रहे हैं कि वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आया स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो इस एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ए इंस्टेंटेनियस। और इसके अंदर भी आप लिमिट लगवाते हैं कि जो टाइम होना चाहिए आपका अप्रोच करना चाहिए ऑलमोस्ट ज़ीरो, और आप चेंज देखते हैं वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हमने बात की है। जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर फ़र्क देखा है, वैसे भी आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंसेस को देख सकते हैं। और एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, यानी अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी के मोशन में एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, तो इस किस्म का जो एक्सेलरेशन है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या तो इंक्रीज़ कर रहा हो एक्सेलरेशन, या आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा हो। जो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है उसको आप डीसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। और ये जो रिटार्डेशन या डीसेलरेशन होती है, ये उस टाइम के ऊपर आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप बाइक पे ब्रेक अप्लाई करवाते हैं या किसी भी गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई करवाते हैं, तो फ़ौरन आपका जो स्पीड मीटर होता है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। उस टाइम के ऊपर जो बॉडी आपकी होती है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होती है, और होती होती ऑलमोस्ट बॉडी जो आपकी है वो मोशन उसकी स्टॉप हो जाती है, वो बॉडी जो है वो ज़ीरो के ऊपर आ जाती है। अब हम इनके ग्राफ्स को भी देख सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, उनको हम देखेंगे। लेकिन उनको देखने से पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में, और वो जो ग्राफ्स हैं और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर देख लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर आ जाते हैं। अब जितनी भी मोशन है इनको हम मैथमेटिकली इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसी चीज़ को, कंसेप्ट को फिज़िक्स में हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब बेसिकली तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जब बॉडी मूव कर रही होती है तो आपके पास डिफरेंट किस्म के जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपके पास बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया, बॉडी का टाइम है, बॉडी की वेलोसिटी है, इनिशियल हो सकती है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो सकती है, डिस्टेंस जो टोटल आप ट्रैवल करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर अप्लाई करवाते हैं। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमें ये कहती है कि जो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है ये वी आई प्लस ए टी के इक्वल है, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन एंड द प्रॉब्लम हम डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस को स्टडी करते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस को सेटिस्फाई करना है या इक्वेशन ऑफ मोशंस कोई मैनिपुलेशन के अंदर डिस्कस करना है, तो हम डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं। कि हमारा पहला केस जो है हम ले लेते हैं कि ऐसा केस है जिसके अंदर पार्टिकल जो है ये ज़ीरो एक्सेलरेशन से जा रहा हो, यानी कि एक्सेलरेशन है ही नहीं बॉडी में। अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है तो ये यूनिडायरेक्शनल मोशन होगी, जो कि ज़ाहिर है कांस्टेंट स्पीड के साथ होगी, स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी। और इन दैट केस में जो आपकी स्पीड होगी v, ये इक्वल होगी v नॉट के, ठीक है, इनिशियल स्पीड के, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो v जो आपका है ये v नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इस पहली इक्वेशन में अगर आप दूसरी इक्वेशन के अंदर ये चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका जो s है ये v नॉट इंटू टी हो जाएगा या वी आई इंटू टी हो जाएगा। और जो थर्ड इक्वेशन आपकी है ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अंदर चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो आपका है ही नहीं, तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अकॉर्डिंगली नहीं करवा सकते। लेकिन दूसरा केस आप देखें कि अगर आपका बॉडी ज़ीरो एक्सेलरेशन की बजाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके अंदर किस किस्म की चेंज आ सकती है, वो यही है। ये सारे के सारी बॉडीज जो हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही हों तो आप पहली मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूँ लिख सकते हैं, दूसरी को यूँ लिख सकते हैं और थर्ड को यूँ लिख सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग भी ला सकते हैं। ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर से अगर हम टाइम को कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा वी आई प्लस हाफ, यहाँ से अगर हम टाइम को कॉमन निकाल लेते हैं तो वी आई प्लस हाफ ए टी। ठीक है, ये भी इसकी मैनिपुलेशन एक हो सकती है। एस इज इक्वल टू
टी इंटू वी आई प्लस हाफ ए टी। इस तरीके से भी हम किसी न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये यूज़ करना पड़ सकता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, और आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे एंड होगा, वो होता है कि अगर आपने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो nth सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी कि मोशन के दौरान किसी स्पेसिफिक सेकंड पे जाके, किसी स्पेसिफिक टाइम पे जाके अगर आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं, इस तरीके का एमसीक्यूज आ जाता है। और इस एमसीक्यूज के लिए फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये फार्मूला होता है एस, यानी कि उस टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट एन। एन रिप्रेजेंट करता है कि किस सेकंड में। एन यहाँ पे आप, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एन 5 सेकंड है, 5वें सेकंड में आप बताएं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे। और ये जो फार्मूला आपका बनेगा वो बनता है वी नॉट, जो वेलोसिटी होती है, प्लस ए बाई 2, एक्सेलरेशन को 2 पे डिवाइड करवा दें और 2n-1 लगाएं। तो इस तरीके से आपको nth सेकंड में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मुतालिक पता चल जाता है। अब यही जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, अगर ये अंडर ग्रेविटी हों तो जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है वहाँ पे आप इसको जी कर देंगे। तो अगर बॉडी, और फिर इसके जो केसेस हैं वो उन केसेस को, और प्लस में हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है और इस सारे जो प्रोजेक्टेड मोशंस होती हैं उनके जो केसेस होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ रिलेटिव वेलोसिटी और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और जो वो बोट प्रॉब्लम होती है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। छोटा सा हमारा एक और पार्ट बन जाएगा इस लेक्चर का, और उसकी हम 1-2 एग्जांपल्स भी देख लेंगे कोई छोटी सी, अगर हमें यूज़फुल होंगी हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, और अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस दिनों की मदद से आपकी तमाम जो जायज़ और नेक हाजात हैं उनको कबूल फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का जो लेक्चर्स हैं और इस तरीके की जो एफ़र्ट हैं वो हम आप लोगों के लिए करते रहें। और अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी है या आप इसको इम्प्रूव करने का कोई मेथड है तो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।